नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए जो लेकर के आई हूँ NCF 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहा जाता है। इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका नाम है 2005 इसे कहा जाता है। इसका पार्ट 1 मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। ये आपकी 5th यूनिट से रिलेटेड जो मटेरियल है वो स्टार्ट हो गया है। मापन एवं मूल्यांकन जो आपकी 5th यूनिट में बनता है वो ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। हिंदी की शिक्षण विधियों के अंतर्गत जो है हिंदी में भी जो है मापन एवं मूल्यांकन दिया हुआ था, तो मैंने उसको वहाँ पढ़ा दिया है। आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी शिक्षण विधियाँ जो है उसे ओपन करके देखें। उसमें आपको मापन एवं मूल्यांकन के 5 पार्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। 5 पार्ट में वो टॉपिक कवर हुआ है। इसके अलावा जो है मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैंने हिंदी शिक्षण विधियाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो डाले हुए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके अंतर्गत ही मैं सारे अपलोड करूंगी। 2 पार्ट्स तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा भी मैं जो है मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित और भी प्रश्न जो है वहाँ पर अपलोड करूंगी, क्योंकि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे जो पेपर में अगर मुख्य रोल अगर कोई रखता है, 15 क्वेश्चन अकेला ये टॉपिक कवर करता है पूरे पेपर में से। तो देखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम इसके फेस कर सकेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैं करूँगी, लेकिन वो आपको सिर्फ हिंदी की शिक्षण विधियों के अंतर्गत ही पढ़ाए जाएंगे। मैं यहाँ पर उस टॉपिक को अलग से नहीं पढ़ाऊंगी। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है इसका पार्ट 1 में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो फ्रेंड्स मेरे साथ अभी जुड़े हैं वो प्लीज़ इसी वक्त जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निश्चित रूप से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से आएंगे। इसीलिए मैंने जो है आप लोगों के अधिगमकर्ता का विकास का जो टॉपिक है उसी के साथ ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। देखिए मुख्य तथ्य इसमें बताए गए हैं कि एनसीएफ, एक्चुअली हमें समझना है कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है, किस बारे में है, आखिर 2005 में क्या चीजें हैं, क्या तथ्य हैं, इसी में से जो है क्वेश्चन सीधे बनते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज। पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्यालय शिक्षा का अभी तक का नवीनतम दस्तावेज अगर कोई है तो वो है एनसीएफ 2005। और देखिए प्रोफेसर यशपाल कमेटी की अध्यक्षता में बना था। कमेटी का नाम पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा है कि प्रोफेसर यशपाल कमेटी आप लोग ध्यान रखें। एनसीएफ 2005 जो है प्रोफेसर यशपाल कमेटी की अध्यक्षता में बना है। इसके अलावा देखिए दस्तावेज का आरंभ जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध जो है सभ्यता एवं प्रगति के एक उद्धरण से हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव रूप में इनके क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं कि जो एनसीएफ 2005 है उसकी जो स्टार्टिंग है वो किस तरीके से होती है। तो देखिए वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है सभ्यता एवं प्रगति, उसका एक उद्धरण यानी कि उसका एक पार्ट लिया है, वहां से इसकी जो शुरुआत है वो होती है। अब देखिए इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत बताए हुए हैं कि इसमें क्या क्या सिद्धांत हैं। देखिए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा गया है। मतलब इससे पहले की जो शिक्षा होती थी उसमें ये माना जाता था कि बच्चा जो है ज्ञान अर्जन केवल स्कूल में करता है, केवल विद्यालय में करता है, लेकिन अब इन चीजों को गलत साबित करता है एनसीएफ 2005 और ये कहता है कि जो ज्ञान है वो केवल स्कूल की 4 दीवारी के अंदर ही सीमित ना रह करके उससे बाहर के जीवन से भी उसको जोड़ना चाहिए। यानी कि जो हमें बच्चों को ज्ञान प्रोवाइड करना चाहिए वो प्रैक्टिकल रूप से करना चाहिए। और देखिए सेकंड दे रखा है रटंत प्रणाली से मुक्ति। मतलब जो पहले जो बच्चा रट करके चला जाता था, अक्षरशः उसको याद करना होता था और जो अपने अध्यापक के सामने वो सुना देता था, तो ये सारी चीजें जो होती थी ये सारी इन चीजों को गलत साबित करते हुए एनसीएफ ने कहा है कि बच्चे समझने पर ध्यान दें, ना कि रटने पर। थर्ड पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रहे। यानी कि जो बच्चे का ज्ञान है, जो बच्चे को नॉलेज दी जा रही है, वो सारी नॉलेज केवल उसकी पाठ्य पुस्तक यानी कि जो उसको बुक प्रोवाइड होती है उस बुक के आसपास ही घूमती हुई नहीं रह जानी चाहिए, उस बुक पर ही केंद्रित नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा भी जो है उसको एक्स्ट्रा नॉलेज दी जानी चाहिए। उसको जो ज्ञान दिया जाए वो वर्सेटाइल हो, यानी कि अलग अलग तरह से उसको जो है ज्ञान दिया जाए, अलग अलग क्षेत्रों से उस ज्ञान को जोड़ा जाए। इसी तरीके से देखिए फोर्थ पॉइंट दे रखा है कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ना। यानी कि जो कक्षा कक्ष है वो मोनोटोनस ना रहे। आपको पहले पता है कि जो अध्यापक आता था वो व्याख्यान विधि से पढ़ाता था, बालक सिर्फ सुनते थे और कोर्स जो है वो पूरा हो जाता था। इस तरह की जो कक्षा है उसे पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया गया है। कहा गया है कि जो कक्षा कक्ष है वो जीवंत हो, यानी कि उसके अंदर जो है क्रियाकलाप होने चाहिए।
फिफ्थ पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों। यानी कि हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो बच्चों को रटा करके कोर्स और उसका मूल्यांकन कर देना, यानी कि उसका सिर्फ टेस्ट ले लेना और उसमें पास कर देना या फेल कर देना, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि जो बच्चे डेवलप हों वो राष्ट्र के प्रति जो है डेडिकेटेड बच्चे हों, उनमें राष्ट्र के प्रति जो है मूल्यों का एक आधार बने। एक अच्छे नागरिकों के रूप में हमको बच्चों को डेवलप करना चाहिए। तो ये जो है कुछ प्रमुख सिद्धांत जो है वो एनसीएफ 2005 में दिए गए हैं। अब देखिए कुछ सुझाव हैं वो एनसीएफ 2005 में दिए गए हैं, तो वो सुझाव हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला है ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का अधिक प्रयोग हो। यानी कि जो बच्चा है उसको उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए। यानी कि यदि हमें बच्चे को कोई नया ज्ञान देना है तो बच्चे के सामने ऐसा ऑब्जेक्ट या तो मूर्त रूप से ऐसा ऑब्जेक्ट उपस्थित करें जिससे बच्चा पहले से जानता हो, या फिर जो बच्चे के पास पहले से जो ज्ञान है उससे लिंक करते हुए हमें उसको जो है नया ज्ञान देना चाहिए। यानी कि जो बच्चे को नई चीज, जो नई नॉलेज प्रोवाइड करवाई जा रही है, बच्चे को ऐसा ना लगे कि वो उसके लिए बिल्कुल अलग किसी दुनिया से आ चुकी है, या फिर वो जो नॉलेज दी जा रही है वो पता नहीं कहाँ से उसको सिर्फ रटनी है, इस तरीके का उसको ना लगे। बल्कि उस नॉलेज का लिंक जो है उस बच्चे के पूर्व ज्ञान से, यानी कि वो जो पहले से ही उसके पास ज्ञान है उसे जोड़ते हुए वो नई चीज उसको इंट्रोड्यूस करवाई जाए, ताकि जो बच्चा है उसको इजीली एक्सेप्ट कर सके। इसी तरीके से देखिए सेकंड पॉइंट है मूल्यों को उपदेश न देकर वातावरण देकर स्थापित किया जाए। यानी कि जो बच्चे को हम एक उपदेश दे देते हैं, बच्चे को ये कहा जाता है कि तुम्हें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए और तुमको चोरी नहीं करनी चाहिए और तुमको समय पर विद्यालय आना चाहिए, बस एक उपदेश दे दिया जाता था। टीचर्स, भले टीचर खुद कुछ भी कर रहा हो, तो इस तरह का जो है बच्चे को हमें सिर्फ उपदेश नहीं देना है, बल्कि बच्चे को जो नॉलेज दी जानी चाहिए वो बच्चे को स्वयं जो टीचर है उसे उदाहरण के रूप में, यानी कि जो टीचर है वो पंक्चुअल हो, टीचर जो है समय पर विद्यालय में पहुंचे और बच्चे उसका अनुसरण करें, और जो टीचर है वो सदैव सत्य बोले। इस तरीके का जो है माहौल बच्चे को दिया जाना चाहिए, ताकि जो उसको गुण उसमें डेवलप करने बच्चे में वो ऐसे ना आए कि उसको थोप दिए गए हैं, बल्कि इस तरीके से आए कि जो वातावरण दिया जाए तो बच्चा जो है उसको आसानी से एक्सेप्ट करे और नेचुरल वे में जो है उसमें ढले। इसी तरीके से देखिए थर्ड पॉइंट है अच्छा विद्यार्थी वह है जो शिक्षक के साथ तर्कपूर्ण बहस के साथ अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने रखे। तो देखिए पहले जो अच्छा विद्यार्थी माना जाता था वो मौन रह करके, जो मतलब चुपचाप रह करके टीचर की बात सुनता रहे, उसको अच्छा माना जाता था। लेकिन इस तर्क को जो है खत्म कर दिया गया है, इसको कहा गया है कि ये बेकार की बात है। एनसीएफ ये कहता है कि अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो टीचर के साथ क्रॉस क्वेश्चन करता है, अपने विचार जो है टीचर के सामने रखता है। देखिए यानी कि चुपचाप रहने वाले विद्यार्थियों को यहाँ पर नकार दिया गया है। फोर्थ पॉइंट दे रखा है अभिभावक बच्चों से ज्यादा अपेक्षाएं न रखें। मतलब जो है बच्चा बहुत छोटा होता है, वो इतना जो है अपेक्षाओं का भार उठा नहीं सकता, तो जो अभिभावक हैं वो बच्चे से ज्यादा अपेक्षाएं ना रखें, उस पर अननेसेसरी बर्डन ना बनाएं। फिफ्थ पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है स्कूल के बाहरी जीवन से भी बच्चे को तनाव मुक्त वातावरण दिया जाए। यानी कि स्कूल के अंदर तो जो टीचर्स करेंगे, यानी कि टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है, देखिए आजकल जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें ये बता दिया जाता है कि बच्चे के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, बच्चे के दिमाग पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। लेकिन जो है स्कूल के बाहर जो उसको माहौल मिलता है तो वो भी इसी प्रकार का मिले कि जो बच्चा है वो अपने आप को प्रेशराइज महसूस ना करे, जो बच्चा है वो ये ना सोचे कि पूरा समाज उससे जो है अपेक्षाएं लगा करके बैठा है और जब वो उसका भार नहीं उठा पाए तो वो कोई गलत कदम उठाए। इस तरह का माहौल जो है हमको बच्चों को नहीं देना है। तो देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो देखते हैं हम, जीवंत कक्ष वातावरण को प्रोत्साहन देना। यानी कि एनसीएफ ये कहता है कि पहले जो कक्षाएं होती थी कि कक्षा में जो है डिसिप्लिन रहना चाहिए, कक्षा में कोई बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। देखिए इस तरह की जो कक्षा है उसको एनसीएफ पूरी तरह से नकारता है। एनसीएफ ये कहता है कि जो कक्ष है वो जीवंत होना चाहिए, यानी कि जो शिक्षक और छात्र के मध्य जो है वार्तालाप होना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चंस होने चाहिए, जो बच्चा है वो नॉलेज को दे भी और ले भी। यानी कि ये एनसीएफ ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि केवल छात्र ही जो है शिक्षक से सीखते हैं, बल्कि जो शिक्षक हैं वो भी छात्रों से सीखते हैं। एनसीएफ का ऐसा मानना है। एनसीएफ तो ये कहता है कि जो छात्र है वो तो स्वयं अपने आप ही सीखता है, क्योंकि सीखने के लिए तत्पर होते हैं बच्चे, लेकिन जो
शिक्षक होता है वो कई मायनों में जो है अपने बच्चों से भी सीखता है। तो देखिए जो है जीवंत कक्षा होनी चाहिए, यानी कि कक्षा ऐसा नहीं है कि केवल डिसिप्लिन कक्षा हो, बल्कि कक्षा ऐसी हो जिसमें जो है टीचर और बच्चे के मध्य जो है अंतःक्रिया हो, यानी कि आपस में वार्तालाप हो, जो विचार है उनको एक्सचेंज किया जाए। तो देखिए सेवेंथ पॉइंट हम लोग देखते हैं, सहशैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। यानी कि पहले आपको पता था कि जो सहशैक्षणिक गतिविधियां होती थी उसमें अभिभावक जो है वो केवल जो है मूक दर्शक बन करके रहते थे, केवल उसको देखते थे। लेकिन आजकल जो है ये कहा गया है कि बच्चे को नेचुरल एटमॉस्फेयर देने के लिए जो उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, सहशैक्षणिक गतिविधियां जो होती हैं, उसके अंतर्गत जो है अभिभावकों को भी शामिल किया जाए। तो देखिए 8th नंबर का पॉइंट हम लोग देखते हैं, खेल आनंद के लिए खेला जाए, न कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। देखिए जो खेल है वो खेल की भावना से खेला जाए, किसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए नहीं खेला जाए। जो खेल है वो इंजॉयमेंट के लिए खेला जाए। 9th जो है पॉइंट वो है, बच्चे की मातृभाषा का शिक्षण में प्रयोग किया जाए। तो देखिए पहले बल्कि आज भी स्कूल्स में होता है कि बच्चे को जो है इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो थोपी जाती है, जबकि बच्चा चाहे वो समझ रहा हो या नहीं समझ रहा हो, वो केवल रट रहा हो। तो देखिए इस तरह का जो माहौल बच्चे को नहीं दिया जाना चाहिए। बच्चे की जो मातृभाषा है, शुरुआती उसकी जो क्लासेस हैं उसमें बच्चे को मातृभाषा में ही जो है समझाया जाए, ताकि जो बच्चा है वो ज्ञान को अर्जन कर सके, ज्ञान का अर्जन कर सके, ना कि ज्ञान को रट सके। तो देखिए मातृभाषा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है। जो हमारी प्राइमरी सेक्शन है, यानी कि 1st to 5th की जो क्लासेस होती हैं उसमें मातृभाषा को एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। 10th नंबर का पॉइंट है, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। यानी कि सजा और पुरस्कार जो है बच्चे को हल्का सा भय दिखाने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बात पर छड़ी लेकर के और उसकी पिटाई लगाई जा रही है, जैसा कि पहले स्कूल्स में होता था। बच्चा जो है डर की वजह से कई बार स्कूल से ही पलायन कर जाता था। तो देखिए इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। बच्चे की जो है सजा या फिर उसको जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो सीमित रूप में दिया जाना चाहिए, अन्यथा जो है उसका असर भी जो है बच्चों पर होना बंद हो जाता है। देखिए 11th वाला देखते हैं हम पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सीधे सीधे एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा जो है, यानी कि जो शिक्षा है वो एक्चुअल में किसके लिए बनाई गई है, बालकों के लिए बनाई गई है। तो जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। तो देखिए 12th वाला पॉइंट हम लोग देखते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को आश्रय दें। यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो पहले जो है मनोरंजन के लिए होते थे, लेकिन जो है अब जो है उससे भी जो है बालक सौंदर्य बोध जो है हिंदी का एक पार्ट होता है, उसमें हिंदी में सौंदर्य बोध यानी कि हमने उस जो है पद्य जो हमको एक प्रोवाइड करवा दिया जाता है उसमें से हमने क्या क्या सीखा है, इस तरीके का जो एक कार्य होता है वो सौंदर्य बोध के अंतर्गत आता है। तो देखिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो विद्यालयों में हो वो केवल मनोरंजन बनकर ही ना रह जाए, बल्कि जो बच्चा है उससे सौंदर्य बोध की जो भावना है वो ग्रास्प करे, यानी कि उसमें से कुछ ना कुछ ज्ञान वो जो है बच्चा वो अर्जित करे। तो देखिए 14 नंबर का पॉइंट हम लोग देखते हैं, मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए, शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार समय पर पहुंचाया जाए। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई नई टेक्निक आ गई है और जो शिक्षक है उन तक वो जो टेक्निक है वो 10 साल बाद पहुंच रही है, तो देखिए वो यूजलेस साबित हो जाएगी। तो जो शिक्षक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम हो सकें, इसलिए जो है नए जो जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं, जो भी नई चीज़ें शिक्षा में समाहित हो रही हैं, उसको टाइम पर जो है शिक्षकों को उपलब्ध करवाया जाए। देखिए ज्ञान निर्माण के तथ्य कुछ दिए हुए हैं एनसीएफ में, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, सीखना एक क्रियाशील और निर्माणात्मक प्रक्रिया है। सीधी लाइन उठ करके एग्जाम में आती है, इस बात को मैं साफ तौर पर यहाँ कह रही हूँ। ये जो लाइन आप लोगों के लिए लिखी गई है, सीधे सीधे एग्जाम में ये लाइन आपको 4 फैक्ट्स दे देगा, वो उसमें देखने को मिल जाएगी। तो देखिए सीखना एक क्रियाशील और निर्माणात्मक प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया जो है वो पूछी जा सकती है कि किस तरह की प्रक्रिया है, तो उसमें ये जो है आंसर में आएगा कि जो सीखना है वो एक मोनोटोनस प्रक्रिया ना होकर के क्रियाशील प्रक्रिया है और एक निर्माण कार्य जो है वो करती है, तो निर्माणात्मक प्रक्रिया है। सेकंड पॉइंट है, विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। अब देखिए इस पहले जो साइकोलॉजी थी वो ये थी कि शिक्षक जो है बालक को सिखाता है, जबकि एनसीएफ ये कहता है कि शिक्षक बालक को नहीं सिखाता, बल्कि बालक जो है उसमें खुद ही सीखने की क्षमता होती है और वो स्वयं ही सीखता है। तो जो सेकंड पॉइंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा
जाएगा कि जो विद्यार्थी है वो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। आपको अक्षरशः इन चीज़ों को याद रखना है, बिल्कुल ये जो लाइनें लिख रही हैं, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में ऐसे ही आएंगी और आपने अगर अपना दिमाग लगाया और एनालाइज करने बैठ गए तो हो सकता है कि आप जो है आंसर गलत करके आ जाएं। तो देखिए एक चांस है कि आंसर गलत करके आ जाए, इससे तो अच्छा है कि हम लोग इनको अच्छे से पढ़ लें। देखिए थर्ड पॉइंट दे रखा है, कोई भी क्रिया बच्चों के द्वारा स्वयं करके ही उनका मनोविकास हो सकता है। यानी कि बच्चे को केवल शो ऑफ करके, यानी कि पहले क्या होता था कि जो टीचर है वो एक प्रक्रिया जो है खुद करके बच्चों के सामने बता देता था और बच्चा चुपचाप बैठा रहता था और देखता रहता था, तो उसमें वो इतना नहीं सीखता, बल्कि बच्चे को खुद टास्क दिए जाएं, बच्चे को जो है प्रोजेक्ट मेथड्स के थ्रू पढ़ाया जाए, बच्चे खुद जो है क्रियाशील रह करके चीज़ों को खुद कर करके ज़्यादा अच्छे से अपना मनोविकास कर सकता है। तो देखिए फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं, ज्ञान का निर्माण भौतिक, जैविक, सामाजिक संदर्भों से जुड़ा होता है। जो ज्ञान है उसका जो विकास है, उसका जो निर्माण है वो पूरी तरीके से जो है भौतिक भी होता है, जैविक भी होता है, सामाजिक संदर्भों के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं, माना गया है कि शिक्षक विद्यार्थी से सीखता है, न कि विद्यार्थी शिक्षक से। तो देखिए मैंने आप लोगों को अभी अभी एक्सप्लेन किया था कि एनसीएफ ये मानता है कि शिक्षक जो है वो विद्यार्थी को नहीं सिखाता, बल्कि शिक्षक में ऐसे बल्कि जो छात्र है उसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं कि जो बालक है वो स्वयं ही सीखने के लिए तत्पर रहते हैं और स्वयं ही सीखते हैं। तो देखिए एनसीएफ का पार्ट 1 मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी, इसमें मैंने मोस्टली वो सारी चीज़ें डाल दी हैं जो कि क्वेश्चन के रूप में हमको वहाँ देखने को मिलती हैं, और एनसीएफ ऐसा टॉपिक है जहाँ से 100% जो है क्वेश्चन आता है। तो देखिए हम साइकोलॉजी के अंतर्गत फिफ्थ यूनिट में ये दिया हुआ है टॉपिक, तो हम लोग इसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो अधिगमकर्ता का विकास है वो भी मैंने आज ही से स्टार्ट करा है, दोनों वीडियोस आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे। तो देखिए ये जो टॉपिक हैं ये दोनों साथ में ही चलेंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बारी आएगी, एनसीएफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उसमें मैं केवल एनसीएफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1 इस तरीके से जो है अपलोड करूंगी, ना कि टेस्ट नंबर में केवल आपके जो है कॉमन टॉपिक्स जो अभी तक चलते आ रहे हैं, अधिगमकर्ता का विकास, और इसके बाद जो है सृजनात्मकता का टॉपिक आएगा, तो टेस्ट फॉर्म में तो केवल वही टॉपिक्स चलेंगे। देखिए आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें तो आपको इसी तरीके से जो है बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एनसीएफ के बाद जो है हम जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वो भी यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, 100% गारंटी है कि क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन एक टॉपिक में से बैठेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे साथ लगातार जुड़े रहें। जो बेल आइकन है उसे आप लोग प्रेस कर दें, और जो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।